हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और बारिश का सीज़न जो है शुरू हो रखा है। हालांकि दिल्ली में अब खैर जो है इतनी बारिश है नहीं, लेकिन महाराष्ट्र से काफ़ी न्यूज़ आती हैं कि भाई अच्छी खासी बारिश हो रही है और मानसून अच्छा है। और इस अच्छे मानसून की वजह से कुछ एग्रो रिलेटेड स्टॉक्स जो है दम भरने चाहिए थे, लेकिन अभी जो है बाज़ार कुछ और तरीके से जो है अभी रिएक्ट कर रहा है। अभी बाज़ार असमंजस में है और अगर मानसून अच्छा होगा तो महंगाई पे भी कंट्रोल के चांसेस हमें लगता है कि हो सकते हैं। अब बात करते हैं महंगाई की। और तो अभी जो है यूएसए के अंदर 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है महंगाई के अंदर, और उनकी जो इन्फ्लेशन का डेटा है वह है 9.1%, जबकि उन्होंने एंटिसिपेट किया था 8.7%। और ये जो महंगाई का आंकड़ा है, यूएस की महंगाई, ये किस तरीके से रिएक्ट करेगी? मार गई मुझे ये महंगाई, डस गई ये निफ्टी। यानी कि मार गई ये महंगाई और डस गई ये निफ्टी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस सेंटेंस को कि आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर वो 2021 वाली तेज़ी का है। तो 2021 वाली तेज़ी को महंगाई डस गई, तो निफ्टी की जो तेज़ी है वो महंगाई डस गई। अभी इसका क्या इम्पैक्ट और हो सकता है वो तो हम चर्चा करेंगे ही। और यूएस के अंदर अगर महंगाई बढ़ती है तो इसका मतलब कि इस महीने के अंदर, लास्ट वीक के अंदर फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, और उस मीटिंग के अंदर क्या फ़ैसला हो सकता है वो अब ये माना जा रहा है कि 0.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। अगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो लिक्विडिटी इंडियन मार्केट में भी जो है स्क्वीज़ हो जाएगी और ज़्यादा हमारे को लिक्विडिटी का चैलेंज आ सकता है। और डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर चल रहा है, तो डॉलर इंडेक्स अपने आप में इतना मजबूत है। भारतीय रुपये भी तकरीबन अगर एक्सचेंज रेट देखें डॉलर के सामने तो तकरीबन $1 की वैल्यू 80 रुपये के आसपास पहुंच गई है, कुछ ही पैसे दूर है। तो यहाँ पर जो ये सारा मामला हो रहा है ये अल्टीमेटली यूएस की वजह से ज़्यादा हो रहा है। और जब तक यूएस का भी ये फेडरल रिजर्व की मीटिंग का फैसला नहीं होता तब तक बाजार हो सकता है कि इसी तरीके का रह सकता है। इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं वो मैं आपको किसी दिन और डिटेल में बताऊंगा। तो आज के इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के अंदर केवल इतना ही। अब बात करते हैं कि कल हमने क्या कहा था। कल हमने बात की थी कहाँ पर? निफ्टी बैंक के अंदर। और मैंने बड़े ही बोल्ड अंदाज में आपके साथ बोली थी बात कि भाई साहब निफ्टी ऊपर तो हो सकता है, लेकिन भूल कर भी ऊपर के लेवल पर तेज़ी की पोजीशंस मत बनाना। क्योंकि कल जो क्रैकडाउन हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली, मैंने उसको नज़रअंदाज रखते हुए आपके साथ बोला था कि बाज़ार अगर ऊपर जाए तो उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मानना है और बाइंग नहीं माननी है। और दूसरी बात मैंने कहा था कि 34,800 पे एक अच्छी सपोर्ट है, वो 34,800 शायद होल्ड करे, और आज बाज़ार ने उसको होल्ड किया। और आज बाज़ार ऐसी स्थिति में बंद किया है ना भाई साहब कि आदमी कंफ्यूज रहे। अगर बाज़ार निफ्टी बैंक 34,800 के नीचे बंद हो जाता तो सभी लोग मंदी की पोजीशंस बनाकर बैठ जाते ट्रेडर्स। तो बाज़ार ऐसी जगह पर कर दिया कि असमंजस में रहे, भैया ना तू जाने ना मैं जानूँ। और सबसे खास बात, कल का जो हमने ऑप्शन चेन का एनालिसिस किया था वो आपको समझ में भी आया था, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो इस तरीके के कि आपको अच्छा समझ में आया। और उस समझ के साथ से जो निष्कर्ष निकला था ऑप्शन चेन के डेटा से वो भी यही बयां कर रहा था, भाई कल तो मंदी होनी है, और वो हो गई। तो कुल मिलाकर निफ्टी बैंक के अंदर बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही सटीक हमारा एनालिसिस कल कर रहा। और सिमिलरली जब सटीक एनालिसिस रहता है तो फ़ायदा भी ज़्यादा ही होता है। तो कुल मिला के फ़ायदे के ट्रेड भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाजार रिएक्ट करता है उसी तरीके से पोजीशंस ली जाती है। लेकिन अगर कभी उल्टा पड़ता है तो भैया फिर स्टॉप लॉस भी कटते हैं, तो इस बात के लिए भी हम तैयार रहते हैं। तो निफ्टी बैंक 34,827 पर बंद हुआ, खुला आज बहुत बढ़िया, ओपनिंग बहुत अच्छी हुई। और वो आपको कैंडल ही बता देगी भाई साहब कैंडल कैसी बनी है। कैंडल रेड इसीलिए बनी है बड़ी वाली क्योंकि भाई साहब खुला ऊपर था, और ऊपर खुल के नीचे घसीट के मारा, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई साहब ये बाज़ार नीचे तोड़ के मारा है। आज बाज़ार की क्लोजिंग देखें वीक थी, और आज की वीकनेस में मैं श्रेय दूंगा HDFC बैंक को। HDFC बैंक ने भाई साहब क्या एक तरफा गिरावट की है,
एक तरफा गिरावट किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 दिन बाद उसके रिज़ल्ट है, यानी कि बीच में 2 ट्रेडिंग डे हैं, यानी कि फ्राइडे और थर्सडे, और उन 2 दिनों के बाद अगर सैटरडे को रिज़ल्ट आ जाएंगे HDFC बैंक के। एक बार तो देख के उसके जब सेलिंग हो रही थी उसको देख के ऐसा लगा और भाई साहब पता नहीं कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं छुपी हुई है रिजल्ट में जो कि हमारे को आश्चर्यचकित कर दे नेगेटिव फ्रंट पे। या ये भी हो सकता है कि जानबूझकर तेज़ी करनी हो और उसके लिए बाज़ार को नीचे लाया जा रहा हो कि सभी लोगों को HDFC बैंक में पैनिक क्रिएट करा के उनसे माल निकाल लिया जाए। तो ये तो पता चलेगा भाई साहब HDFC बैंक का जब रिज़ल्ट आएगा। बट आज HDFC बैंक में ये तो पक्की बात है कि भाई साहब सेलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, और सेलिंग जबरदस्त शायद इस वजह से भी हो सकती है कि निफ्टी बैंक को एडजस्ट करना था, लेकिन वो तो किसी और शेयर से भी हो सकती थी सेलिंग। लेकिन जब ये 1410 के और 8 के बीच में गया था तो मैंने आपको बोला था कि जब HDFC बैंक के मर्जर की खबर आई थी और उसके बाद जब फॉल हुआ था तो ये 1410 का ही लेवल था जहाँ पर स्पोर्ट हुई थी, और 1410 पे ही 4-5-7 दिन टाइम स्पेंड किया था और इसको तोड़ के नहीं दे रहा था। और जब 1408 और 1410 के बीच का लेवल टूटा तो HDFC बैंक 70-80 रुपये टूटा था, और उस समय हमने भी तेज़ी की पोजीशंस बनाई थी, हमने पुट राइट की थी उस समय पर, मुझे याद है। और उसके बाद हमने 1340 तक जो है उसके बाद एक और पोजीशंस बनाई थी, और उसके बाद हमने प्रॉफिटेबल एग्जिट लिया था 1400 पे। तो ये जो 1400 की रेंज थी ये काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन था, और मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते जो है HDFC बैंक को ज़बरदस्ती खींचा गया और ऑप्शन को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि पिछली एक्सपायरी के दिन जो है 1400 के आसपास जो है लाने की कोशिश थी और 1380 को तोड़ के HDFC बैंक गया था। और आज जो HDFC बैंक में सेल ऑफ हुआ है सीधा अगर आप उसका चार्ट भी देखेंगे तो सीधा आपको पता चलेगा कि भाई एक तरफा गिरावट आज HDFC बैंक में थी। तो HDFC बैंक की वजह से ही बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट हुई है। तो अब अगर कल HDFC बैंक होल्ड भी करता है तो क्या होगा? अगर HDFC बैंक चलेगा तो बैंक निफ्टी चलेगा। अब बात करते हैं कल की। तो भाई कल के लिए बात यह है कि 34,800 पे बाज़ार खड़ा है। 34,800 के नीचे बाज़ार काम करे, 34,800 के नीचे बाज़ार काम करे तो बाज़ार में मंदी मान के चलिएगा, और 34,800 से ऊपर करे जब तक ये मान के चलिएगा कि शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। 35,100 35,200 तक जा सकता है। 34,800 तोड़ दिया तो भाई साहब 34,500 और 34,350 और 34,300 तक भी बाज़ार जा सकता है। और उसके बाद है हीरो और जीरो ट्रेड, और 2:30 बजे से पहले पोजीशंस अपनी जो है सेट कर लेना। 2:30 बजे के बाद बाज़ार एक तरफा चलेगा, चाहे तो नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे आए, या नीचे गया तो और नीचे धकेल दे। तो चांसेस ये है कि अगर जिस भी डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार जब ये 35,200 35,300 के आसपास से बैंक निफ्टी को तोड़ा गया है, वहाँ पर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, बहुत अच्छे ट्रेड्स हुए। तकरीबन 1.5 दिन इसी रेंज के अंदर बाज़ार ने काटा। तो 500 तो शायद नहीं होगा, ऊपर 35,500 तो तोड़ पाना जो है इस एक्सपायरी में असंभव लग रहा है। और निचले लेवल्स पर मैं आपको 200-300 पर भाई जाए फिर सेलिंग आएगी, और नीचे 34,500 तक भी बाज़ार जा सकता है, और मैं ये मानता हूँ 34,300 तक भी जा सकता है। और उसके बाद भी फ्री फॉल हो सकता है, लेकिन वो होगा 2:30-3 बजे के बाद अगर हुआ तो। और ये मुझे लगता है कि रेंज है। कल हम 34,800 को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करेंगे। और बाज़ार के ऑपरेटर्स ने इतना बढ़िया गेम खेला कि बैंक निफ्टी को तो स्पोर्ट के ऊपर बंद कर दिया और निफ्टी को भाई साहब नीचे दे के बंद कर दिया, यानी कि 16,000 के नीचे। तो ये बिल्कुल ट्रेडर को कंफ्यूज कर दिया, भाई तुम तेज़ी करके जाओ या मंदी करके जाओ। अब निफ्टी में तो कह रहा है भाई मंदी करके चले जाओ, और बैंक निफ्टी में मंदी मत करना भाई, हो सकता है बाउंस भी कर जाए। तो ऐसी असमंजस की स्थिति में छोड़ के गया बाज़ार को। लेकिन अभी जो मैंने आपको खबरें बताई कि अभी रहा इतनी आसान नहीं, और बाज़ार अच्छा पुल बैक कर चुका है। तो सेल ऑन राइज की मार्केट अब दोबारा से बाज़ार ऊपर जाए, बेचने की चेष्टा करनी है। शॉर्ट कवरिंग में अगर बाज़ार थोड़ा बहुत ऊपर चला भी गया तो मुझे लगता है कि शुक्रवार को फिर उतार देंगे। चांसेस मुझे नहीं लग रहे कल भी चलने के। हाँ देखिए 100-150 पॉइंट अगर इधर उधर होते हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई एक्सपायरी वाला दिन है। और यहाँ पर भी 15,800 एक अच्छी स्पोर्ट है, तो हो सकता है कल आप 15,800 को भी टच करता हुआ देखें। और अगर 15,800 टूट गया ना, फिर भैया बहुत मंदी की संभावना बढ़ सकती है। 200-250 पॉइंट और कल नहीं, मतलब अगले हफ्तों में
तो ध्यान रखिएगा 15,800 होल्ड करना चाहिए। 15,800 अच्छी सपोर्ट है। ऊपर के लेवल पर जाएंगे तो अभी 16,000 ही रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद जो 16,200 है जहाँ से बाजार कल जाने की कोशिश की थी वहाँ से, और वहाँ पर भी जो है रेजिस्टेंस, और मैंने बोला था पिछले हफ्ते 16,200 16,300 तक बाज़ार में एक अच्छी खासी सप्लाई आ सकती है। उसके बाद देखिएगा चार्ट के एंगल में, तो मैंने कहा था भाई तो गैप भर गया है, अब गैप भर दिया उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आगे बाजार जाएगा। ये मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले कहा था, जो बाजार में भयंकर वाली तेज़ी थी। तो देखिए भाई गैप भर गया और अब उसी गैप के अंदर कंसोलिडेशन है। अभी भाई कोई जल्दबाजी नहीं है, ना तेज़ी की ना मंदी की। अब देखेंगे स्क्रीन जिधर कल काम करती हुई नज़र आए उधर ट्रेड होंगे। कल एक वोलेटाइल सेशन भी हो सकता है, और या मुझे लगता है कि अगर मंदड़ियों के कंट्रोल में बाजार है अभी पिछले डेढ़ दिन से मेरे को एक दिन और तकरीबन 2 घंटे से, यानी कि कल दोपहर के बाद से और आज, तो ये अगर मंदी रही तो भाई साहब ये जो मंदड़ी है ना, ये बाज़ार को कल भी मंदा खींच सकते हैं। तो जो बियर्स हैं वो खींच सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है, 15,800 आप एक सपोर्ट मान के चलिए। यहाँ पे काफ़ी ट्रेड हुआ है, तो इतना आसान नहीं है दौड़ना। लेकिन अगर इंटरनेशनली कोई बहुत बड़ी न्यूज़ खराब आ जाए तो 15,800 भी टूट सकता है। ऊपरी लेवल पे 16,100 16,200 बड़ा अच्छा सप्लाई जोन है, इसी के बीच में ट्रेड करते रहो। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी रेंज है, और दिन भर इसी ट्रेड रेंज में जो है हमें लग रहा है कल जो है स्ट्रैंगल सेल होते रहेंगे। सुबह निफ्टी के अंदर 16,200 के ऊपर मेरे ख्याल से कॉल बिकती रहेंगी, 15,800 के आसपास पुट बिकती रहेंगी, और शायद कहीं इनके बीच में ही बाज़ार सेटल होने की कोशिश करे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारे सौदे 2:30 बजे तक अपने कवर कर लेना, 2:30 बजे 2:15 बजे के आसपास तक ही, क्योंकि उसके बाद आजकल क्या है कि हम जो रिटेलर्स हैं वो ऑप्शंस सेल करते हैं, और लास्ट के दिन में क्या होता है बड़ा लालच होता है, क्योंकि 50-60 रुपये 1-1.5 घंटे में तो जीरो होने होते हैं या हीरो बनने होते हैं। तो बहुत सारे लोग सेल भी करते हैं, बहुत सारे लोग बाय भी करते हैं। तो एक्सपायरी वाले वीक में लास्ट के 1 घंटे में बहुत स्पेकुलेटिव मूव्स होते हैं, तो उन मूव्स को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। तो या तो उस समय पर भाई साहब आप जो है एक लिमिटेड रिस्क लेके खेल सकते हैं, यानी कि कॉल या पुट खरीद के जा सकते हैं, और या तो भाई वो जीरो हो जाएगी या हीरो। बट उस समय पर सेल करना थोड़ा सा रिस्की होता है, और अगर सेल करनी भी है ना तो भाई नेक्स्ट वीक में जो है स्ट्रैंगल बेच लेना जो है ज़्यादा समझदारी वाला रहता है। बट मुझे लगता है कि लास्ट का 1 घंटा बड़ा रिस्की होता है, और जिनको समझ है, चाल पता होती है कि भाई ये इधर चाल करेगा और वहाँ पर वो अपने आप को मैनेज कर पाएँ, तो फिर स्थिति फिर भी ठीक होती है। आज भैया बाज़ार को उड़ाया रिलायंस ने, दूसरा उड़ाया HDFC बैंक ने। अब HDFC बैंक टूटेगा ना तो HDFC लिमिटेड टूटना निश्चित है। और भाई साहब ये HDFC बैंक क्यों टूटा, इसका तो आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा, वो आपको 1-2 दिन मिल जाएगा। मैं HDFC का रीज़न बता देता हूँ। देखिएगा HDFC ने कल एक डिस्क्लोज़र दिया था, और उसने डिस्क्लोज़र दिया था कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू चेंज होती है तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स आते हैं, और वो पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले में इस बार 95% कम है। तो अल्टीमेटली जब HDFC लिमिटेड का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो वो एक गेन का जो पोर्शन होता है, फेयर वैल्यू चेंज रिजर्व जिसे हम बोलते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है जो फ्लैक्चुएट होती है, उसकी वजह से जो फेयर वैल्यू में चेंज आता है, क्योंकि ये कंपनियां अपनी इन इन्वेस्टमेंट्स को FVTPL पे रखती हैं। FVTPL मैं बताता हूँ, अकाउंटिंग की टर्म्स में इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फेयर वैल्यू यानी कि हर बैलेंस शीट डेट पर, यानी कि हर क्वार्टर के रिजल्ट पर फेयर वैल्यू निकाली जाएगी थ्रू, और उसकी जो एडजस्टमेंट होगी प्रॉफिट एंड लॉस में होगी, यानी कि चाहे तो उसमें गेन हो जाए चाहे नुकसान हो जाए, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाएगा। यानी कि नुकसान हो गया तो भी प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा तो प्रॉफिट को घटाएगा, और प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो इस बार वो मात्रा 95% कम है HDFC बैंक के मामले में, तो शायद वो भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। अगर HDFC लिमिटेड गिरेगा तो HDFC बैंक भी गिरेगा। और बाज़ार जो है अब इस चीज़ को, कल दोपहर में न्यूज़ आई थी उस समय से, ये बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि बैंकों के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू होती है वो जनरली गेन रिफ्लेक्ट करती हैं। और इस बार क्या होगा कि इन बैंकों के पास बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, और जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई। तो इस बार जो अदर इनकम का कॉलम आएगा बैंकों के ऊपर, वो प्रॉफिट का डेंट पड़ सकता है। और वही मुझे लगता है सबसे वैलिड रीज़न लग रहा है कि आज HDFC बैंक में भी सेलिंग हुई।
और ये अब जैसे जैसे बात पता चलेगी कि भाई साहब अदर इनकम में बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से बॉन्ड की वैल्यू जो कम हो गई और उसकी वजह से जो FVTPL पे यानी कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखाते हैं, भाई साहब वो इनका सत्यानाश ना कर दे। तो मुझे लगता है इसी डर की वजह से आज HDFC बैंक में और HDFC लिमिटेड में भी गिरावट देखने के लिए मिली। ICICI बैंक भी वीक है और बाकी जो पहले से टूटे पड़े तो उनको एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, हो सकता है 1-2 दिन में उनका भी नंबर आ जाए। तो HUL, JSW स्टील, डिवीज लैब, एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा। और ध्यान रखिएगा, नज़र रखिएगा HDFC बैंक के। HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा आ गया, सारे बैंक चलना शुरू हो जाएंगे। HDFC बैंक का रिजल्ट ख़राब हो गया, सारे बैंक गिरने शुरू हो जाएंगे। तो फ्राइडे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कल थर्सडे की शाम को बताएंगे भाई क्या स्ट्रेटेजी फ्राइडे को लेके जानी चाहिए, फ्राइडे इवनिंग में, क्योंकि जब मंडे को आप आओगे तो क्या सिनेरियो होगा। तो जब फ्राइडे को बाजार कल थर्सडे तक काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी तो फिर मैं बात करूँगा। HUL, JSW स्टील, डिवीज लैब और एशियन पेंट्स, ये थे आज हमारे तेजी के सितारे। एशियन पेंट्स तो भाई चले चमकेगा, क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ रहे हैं। कोटक महिंद्रा भाई साहब आज बड़े तेजी में चल रहा था और एक बार तो इसको 1730-32 तक ले आया भाई, फिर खिंच के चला आया। तो पूरा बाजार मंदा, कोटक चल रहा था, एक्सिस चल रहा था, SBI भी तेज़ था, लेकिन बाद में इनको सबको हल्का कर दिया, लेकिन कोटक नहीं आया नीचे। एडवांस डिक्लाइन देखिएगा, डिक्लाइन के फेवर में आ गई है। और अब ध्यान रखिएगा आगे का जो पीरियड है वो स्मॉल मिड कैप के लिए फिर थोड़ा सा मंदा वाला है। अब रीज़न ये है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो कंपनियाँ हैं भाई साहब, इनके रिजल्ट आएंगे ख़राब। ठीक है जी, इस क्वार्टर में ख़राब आएंगे, अगले क्वार्टर में हो सकता है थोड़े सुधार हो जाए, पर ये बात निश्चित है। और टाटा मेटेलिक के शेयर रिजल्ट देख रहा था मैं भी, तो टाटा मेटेलिक का जो रिजल्ट है ना भाई साहब, साफ़ हो गया बिल्कुल। तो रिजल्ट अच्छे नहीं, तो कल हो सकता है उस शेयर की भाई साहब 5-7% रगड़ाई हो जाए नीचे की तरफ। ठीक है जी, ये भी चांसेस हो सकते हैं। डिवीज लैब, JSW, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, सिप्ला, एशियन पेंट्स, ग्रासिम, ये सब तेजी के सितारे थे। इंडसइंड बैंक 3% की कमजोरी। भारतीय एयरटेल तो भाई साहब नज़र लग गई इसको, जब से अदानी जी ने बोला ना भाई 5G का हमने तो भाई अप्लाई कर दिया है। उन्होंने कहा जी हम तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे, पर हो सकता है भाई कल को ऑल ओवर इंडिया में लगा दे, तो भाई उसका डर तो भारतीय एयरटेल के इन्वेस्टर्स को है ही। HDFC का मैं रीज़न बता ही चुका, 2.78 HDFC बैंक भाई साहब वॉल्यूम के साथ टूटा ना भाई, ये मैं आपको बता भी दिया मेरे को जो वैलिड रीज़न लग रहे हैं। तो रिजल्ट में अदर इनकम की चीज़ घट सकती है। दूसरी बात HDFC लिमिटेड ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसका सेम इम्पैक्ट HDFC बैंक में बाकी फाइनेंशियल पे भी हो सकता है। रिलायंस का रिफाइनरी मार्जिन कम हो सकता है, शायद ये रीज़न रहा होगा। और यार अब प्रेशर में भी आ गया थोड़ा, तो अपोलो हॉस्पिटल और भाई ये टाटा कंसल्टेंसी ने तो जो है हमारे पोर्टफोलियो में जो है डेंट डाल ही रहा है। हालांकि अभी हमें लगता है 3000 के नीचे आएगा भाई, ख़रीदने के मौके हैं, तैयार रहो। और थोड़ा सा समय, इंटरेस्ट रेट की साइकिल अभी अपवर्ड में तो डाउनवर्ड भी आएगी। 6 महीने का इंतजार करोगे तो मुझे लगता है 15 से 20% TCS की जो शेयर्स है वो रिटर्न दे सकता है। हीरो मोटोकॉर्प में भी 1% की गिरावट थी, HCL टेक में भी 1% थी। निफ्टी बैंक 34,827, ये मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। कैंडल क्या बनी है, बड़ी हुई रेड वाली, तो ये तो नेगेटिव कैंडल होती है, लेकिन क्लोजिंग फिर भी 34,800 के ऊपर थी। कोटक महिंद्रा, SBI, एक्सिस, ये मैंने आपको बताया था ना, यही चल रहे थे प्लस ऊपर से, तो फिर भी थोड़ा सा एक्सिस थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। और PNB, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडस भाई सभी जितना बैंक निफ्टी में गिरावट अकेला HDFC बैंक खा गया 282 पॉइंट। इनको तो सबको ये ऑफसेट कर देंगे बाकी। ये देखो आज निफ्टी बैंक कितना गिरा है, 304। अब 304 में से अकेला HDFC बैंक के अंदर कितना गिरा है, 282। तो अल्टीमेटली अब जो निफ्टी बैंक में गिरावट थी वो HDFC बैंक की वजह से थी। तो शेयर्स मैं आपको बता चुका हूँ कौन से चले। आज भाई साहब FIIs फिर आ गए, FII आज फिर मूड में थे भाई, आज सेलिंग लगा दी 2839। और भाई आज DIs को पता था कि भाई 1-2 दिन से ना FIIs कम सेलिंग कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ कन्फ्यूज़ कर दिया। जब इन्होंने कम की तो इन्होंने भी सेलिंग कर दी शुरू में, भाई ये तो बहुत ही कम मामूली है। और कल उसने अचानक एकदम ज़्यादा सेलिंग कर दी FIIs ने, DIs को पता ही नहीं चलो, उसने थोड़ी सी बाइंग करी। आज भाई साहब FIIs ने जबरदस्त सेलिंग कर दी, तो आज उसको पता था भाई कल की बात से, तो आज DIs आ गया, तो DIs अब और रोकने की तरफ आ गया। अब मुझे थोड़ा सा रिस्क ये लग रहा है कि भाई साहब अगर अब US में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और अगर FIIs की सेलिंग थोड़ी सी सीवियर होगी ना भाई, DIs बैकफुट पे आ जाएंगे। अब हाँ, DIs ने बहुत साथ दिया है हमारा मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स का। अब आगे बात करते हैं इंडेक्स की। तो इंडेक्स फीचर्स के अंदर से बाइंग कर लिए, यहाँ से थोड़ा सा हेजिंग लग रही है हमें।
इंडेक्स ऑप्शंस बेची हैं, तो क्या बेची होंगी। बाजार नीचे गिर रहा था, हो सकता पुट्टी बेच दी हूँ, पुट में प्रीमियम ज़्यादा थे, कल रिवर्स कर दें, चांसेस नहीं लग रहे, मुझे कॉल ही लग रही है ज़्यादा। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी कोई बाइंग थी, कल बेचा था, आज कैश में सेल करके इनको कवर भी नहीं किया, तो अभी कवरिंग भी नहीं हुई है, तो 11.26 है। और इसके साथ देखें तो पुट कॉल रेशो जो अभी तक भाई साहब सारे चौधरी बने हुए थे, एक के ऊपर की पुट कॉल रेशो जा रही थी, आज सबको सेट कर दिया भाई इन्होंने, क्या मारा है बाजार को। तो बाजार में जो सेलिंग थी भाई पुट राइटर कल का आया। अब कल मैंने बताया भी था आपको एनालिसिस में, यार यूएस का मार्केट अभी 30-800 पे चल रहा था, अच्छा नीचे से रिकवर कर लिया, ये इन्फ्लेशन की वरी की वजह से गिरा हुआ है। और ध्यान रखना यार, ये डाउ जोन्स का ना 1 बजे से लेके और 1:30 बजे के बीच में लास्ट प्राइस जो है 1:30 बजे का आता है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा ना, आधे घंटे, दिन भर मत देखो डाउ जोन्स को, डाउ जोन्स केवल आधे घंटे देखने, आधे घंटे भी नहीं 15 मिनट देखने की चीज़ है, 1:15 से 1:30 तक। तो अभी ये माइनस है, हो सकता है भाई ऊपर चला जाए, और शाम को इंटरेस्ट की वरी तो है 0.75, और ये क्या करेंगे यार, 1-1:15 बजे ना साला एक इकट्ठा ठोक देंगे 400-500 पॉइंट, 1 घंटे में ठोक देते हैं 400-500 पॉइंट। कल भी ऐसे ही हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, अगर डाउ जोन्स और वीक हो गया ना भाई, हम फिर और वीक हो जाएंगे। बट ध्यान रखिएगा जो लेवल्स मैंने आपको बताया उनके हिसाब से, बैंक निफ्टी तो मैंने बोल दिया 34,800 के ऊपर सेल ऑन राइज ढूंढना है, ऊपर की तरफ 34,800 के नीचे तो क्लियरली बनती है। ब्रांड क्रूड भाई कितना बढ़िया हो गया, 100 के नीचे आ गया, कॉन्फिडेंस दे रहा है हमारे को। तो देखते हैं कल ब्रांड क्रूड का कुछ असर होता है नहीं होता है। और अब बात करें भाई 16,000 की कॉल के ऊपर। अब राइट, अब ये तो मैंने कल आपको सिखा दिया ना, अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1-2 बार फिर सिखा दूंगा। अब मैं बात करूँगा सीधे, क्योंकि वीडियो हो गई भाई 21 मिनट की। अब 16,000 का जो लेवल है, 16,000 का जो लेवल है भाई साहब, पुट राइटर गायब, पुट राइटर गायब, 16,100 में से भी गायब, सब अनवाइंडिंग हो गई। और लिख आ रहे हैं 15,800 पे, जो मेरी हिसाब से स्पोर्ट है 1,00,000, तो 15,800 ही स्पोर्ट दिख रही है ऑप्शन चेन में भी। अब कॉल साइड में आ जाइए, तो बाई कॉल साइड में तो 16,100 में 57,000, 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट, 16,000 के अंदर 58,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो थोड़ा सा सेफ खेल रहे हैं कॉल राइटर भी। ऊपर की तरफ 16,200, 1,86,000, तो रेंज वही है जो कल थी 15,800 से 16,200। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, सेल ऑन राइज करोगे तो बढ़िया रहोगे। बाजार नीचे गुजरा और ठोक दिया आपने, बाजार एकदम पुल बैक करता भाई, दिक्कत हो जाती है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो इस बात को समझते भी हैं। और भाई आज तो बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटिंग होगी 35,000 में 40,000 कॉन्ट्रैक्ट, 85, हालांकि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 35,000 में अनवाइंडिंग हो गई पुट में, 35,100, 35,200 पे, हालांकि थोड़ा सा कंफर्ट है, 34,800 पे राइटिंग हुई है जो स्पोर्ट है, तो 20,632, और यहाँ पर पुट में भी राइटिंग हुई है। तो पुट जो है ज़्यादा है 54,000 और कॉल है कम, तो 34,800 अच्छा होल्ड कर रहा था। अब 34,800 के नीचे ही गैप डाउन मार दिया, तो भाई फिर तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं अदरवाइज 34,800 एक अच्छी स्पोर्ट है, और 34,800 के आसपास भी जो है एक अच्छे लेवल्स लगे हुए थे। और आज एक और बड़ी स्पेशल बात बताता हूँ, आज क्या गेम खेला है आपको भी दिखाता हूँ, एक मैं आपको ट्रेड के एंगल से बताता हूँ। ये देखिएगा, ICICI बैंक नज़र आ रहा है, ये देखिए ICICI आज का लो दिख रहा है 749 रुपये 90 पैसे। ये क्या हुआ, 755 रुपये पे ICICI बैंक चल रहा था तकरीबन 2 बजे, विद इन ए सेकेंड है। अगर 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे ना, आप 1 मिनट की कैंडल चार्ट पे देखिएगा इसको, ऐसा चार्ट है, ऐसे कैंडल, और एक कैंडल ऐसे बन रही है, मतलब नीचे, और फिर वो कैंडल तुरंत यहीं आ जाती है। यानी कि 1 मिनट के अंदर नीचे 750 क्या होता है, जो एक एब्सोल्यूट नंबर होता है, 750, 750 जिसे आप बोलते हैं, या 700 भी देखें तो ऐसे नंबर पर एक अच्छी खासी बाइंग लगी होती है। अब उन्होंने बाइंग किसने लगा रखी होती, तेजी करने वालों ने। अब क्या हुआ, ऑपरेटर ने देखे एक ही झटका मारा और 750 के ऊपर, ये 749 रुपये 90 पैसे क्षण भर के लिए स्क्रीन पे दिखा भी नहीं, और उस समय पर बाजार 700 की लाइन में आ गया था, यानी कि 34,700 की लाइन में आ गया था, और उस समय 34,830 चल रहा था जिस टाइम पे वो सौदे चल रहे थे, जब ये यहाँ पे था। तो एक ही झटके के अंदर 70 पॉइंट गया, और वो सारी सेलिंग हुई थी ICICI बैंक में। तो इसको देख के ये लग रहा है कि जो ICICI बैंक खरीदने आते कल, उनको आज ही माल चिपका दिया कि भाई कल हम फिर तोड़ेंगे, तो तू आइयो मत,
क्योंकि तेरे को जो हमने माल दे दिया, अब तू तो पैसे तो तेरे फंसा दिए हमने। तो ये ऑपरेटर जो होते हैं ना भाई साहब, ये कभी कभी ना ऐसे सौदे मारते हैं। और इसका ये भी हो सकता है कि कहीं उन्होंने ही अपना माल उठाना हो, क्योंकि उन्होंने उस समय पर फ्यूचर भर लिए हों। पर ऐसा जनरली होता नहीं है झटके में, क्योंकि फ्यूचर के सौदे एक साथ इतने नहीं होते हैं, तो फ्यूचर खरीदने में थोड़ा टाइम लगता है। बट कैश मार्केट में तो सौदे लगे होते हैं झटके से। तो ये जो है आज हमें देखने के लिए मिला, तो इस पे मेरा बड़ा फोकस था। ऐसी एक घटना हमारे साथ हुई थी जब HDFC बैंक के ऊपर मैंने बोला था आज से करीबन 6-7 महीनों पहले कि भाई एक अकेला सौदा बहुत, मतलब शेयर प्राइस के 10 रुपये नीचे जाके हुआ, और मैंने कहा उस दिन के बाद HDFC बैंक जो है उस पूरे महीने टूटता रहा था। तो ये देखेंगे कि भाई ये बैंकों में कुछ है क्या, बैंकों के बारे में शायद मुझे जो इन्वेस्टमेंट की मैंने आपके साथ बात की उससे रिलेटेड कुछ खबर हो सकती है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, एंजॉय करिएगा। और कहीं पे बोर हो रहे हो तो बता देना। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे को कहते हैं सर 8 मिनट में वीडियो बना दिया करो, 8 मिनट से 10 मिनट की। आप बताइए, या तो फिर मैं 2-3 वीडियो बनाऊँ, या बिल्कुल छोटा करूँ तो यार आधी चीज़ समझ में नहीं आएंगी आपको। फिर 2-4 दिन फिर दूसरे व्यूअर कहेंगे सर इतनी छोटी सी बात की अपना आज बड़ी जल्दी वीडियो खत्म कर दिया, हमारे को समझ में नहीं आई। तो आपके जो भी कमेंट्स है भाई वो बता देना, और कैसी लगी वीडियो ये तो बताना ही है आपने। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।